हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज स्टार्ट करना हम लोग को नया टॉपिक अपना कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं और नीट में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और आप एक क्वेश्चन तो कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से, दो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बहुत बार, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से ही क्या लग रहा है, इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम, कहीं ना कहीं एटम और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने आने वाले हैं ना। तो बेसिकली क्या क्या चीजें इस चैप्टर में पढ़ना है पहले वो देख लेते हैं। व्हाट आर द थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। सबसे पहली बात हमको पढ़नी है कि एटम से रिलेटेड सबसे पहली थ्योरी जो दी थी वो डाल्टन साहब ने दी थी, दैट वाज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। तो हम इसे पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एक बात। दूसरी बात, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। भाई पहले माना, डाल्टन ने माना था या शुरू में माना गया था कि एटम क्या होता है, सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनसे और छोटा कोई पार्टिकल नहीं होता है। लेकिन बाद में पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो उनकी डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए थे उसकी बात है ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देन विल सी अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम। भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम के अंदर अरेंज कैसे हैं, किस हिसाब से प्लेस्ड है, कहाँ पे क्या चीज रखी हुई है एक एटम के अंदर, है ना, वो उसका अरेंजमेंट। ये क्या, यही मेन अरेंजमेंट जो है यही क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट चीजें हैं, पार्टिकल्स हैं, वो कैसे अरेंज्ड है ना। तो अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम, ठीक है, यानी एटम के मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स एटम के दिए गए हैं अलग अलग टाइम पे। सबसे पहला मॉडल जो एटम का आया था दैट वाज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। उसके बाद आया था रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद आया था बोर मॉडल, और अब लेटेस्ट मॉडल जो है वो कौन सा है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है ना। तो ये चार मॉडल्स दिए गए हैं एटम से। ये क्या बताते हैं, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट। अब ऐसा भी नहीं हुआ था कि मॉडल्स रातों रात एक मॉडल डिस्कार्ड हो गया एक नया मॉडल आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये थ्रू द टाइम सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे थे दुनिया के अलग अलग कोनों में, धीरे 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 ये मॉडल्स क्या हुए, इवॉल्व हुए हैं। तो इन चीजों के बीच में कुछ नई नई बातें भी आई जिनके कारण ये चीजें इवॉल्व होती चली गई, ठीक है ना। तो और इनके बीच में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे एक हमको पढ़ना है डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट में दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, एक ये पढ़ना है। फिर डुअल नेचर ऑफ लाइट के बाद हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब डुअल नेचर ऑफ लाइट का ही एक पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट में दो नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, नॉर्मल फिनोमेना जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सारे फिनोमेना है ना, इंटरफेरेंस डिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये वेव नेचर से एक्सप्लेन होती हैं। फिर लाइट में जब डुअल नेचर की बात आ गई, मतलब उसमें वेव नेचर और साथ में क्या पार्टिकल नेचर भी है, तो लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब आप कह सकते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा इफेक्ट है जो लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता है। लाइट में वो इफेक्ट देखने को मिलता है लाइट से, लेकिन फिर भी वो वेव नेचर को ऐसे एक्सप्लेन नहीं होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ फिनोमेना जिसके कारण पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट आया, ठीक है ना। तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी डिटेल में पढ़ना है। देन वी हैव टू लर्न द डुअल नेचर ऑफ मैटर। भाई जैसे लाइट के अंदर डुअल नेचर होता है, वेव और पार्टिकल, वैसे बोला गया बाद में डी ब्रॉगली साहब ने बोला कि जब लाइट जिसको आप वेव मानते हैं उसमें पार्टिकल नेचर भी है, वैसे ही पार्टिकल जिसको, कोई मैटर जिसको हम पार्टिकल मानते हैं उसमें वेव नेचर भी एसोसिएटेड होगा। ऑल तो कुछ क्लॉजेस हैं, पर डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे। देन वी टॉक अबाउट हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना, डुअल नेचर ऑफ मैटर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, उसके बाद हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इन्हीं सभी डेवलपमेंट्स के कारण धीरे 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 एटॉमिक मॉडल्स क्या हो गए, इवॉल्व होते चले गए। तो लेटेस्ट मॉडल जो दिया गया है दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का ही पार्ट क्या है, क्वांटम नंबर्स, और क्वांटम नंबर्स के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ध्यान समझना, ये पूरी बात है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का पार्ट है। दिस इज ऑल वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर। बहुत बार क्या होता है कि क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अलग से पढ़ा दिया जाता है। मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर तो समटाइम्स वी स्टार्ट विद मोल कॉन्सेप्ट, फिजिकल का टॉपिक है, केमिस्ट्री जब स्टार्ट होता है तो समटाइम्स वी स्टार्ट विद मोल कॉन्सेप्ट जो फिजिकल का टॉपिक है। अगर मान लो
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, तो पीरियोडिक टेबल आप तब तक नहीं पढ़ सकते हो जब तक आपको क्वांटम नंबर्स की समझ ना हो। तो क्वांटम नंबर से ही बहुत बार शुरू हो जाता है, बहुत बार आप कोचिंग में जाओगे तो आपको क्वांटम नंबर से ही शुरुआत कर दी जाती है केमिस्ट्री पढ़ाने की। तो पहला टॉपिक क्वांटम नंबर्स ले लेते हैं। तो क्वांटम पीछे का नहीं भी पढ़ा तो क्वांटम नंबर से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। क्वांटम नंबर पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, और उसके बाद फिर पीरियोडिक टेबल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन घुस सकते हैं। पीरियोडिक टेबल, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो बहुत बार आप देखोगे कि क्वांटम नंबर्स आपको अलग से मॉड्यूल वगैरह मिल जाता है, अलग से चैप्टर का नाम लिखा होता है क्वांटम नंबर्स। एक्चुअली क्वांटम नंबर इज पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले हो चुका होता है तो उसके कंटिन्यूएशन में क्वांटम नंबर्स पढ़ा दिए होते हैं। और अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर कहीं पहले कवर नहीं होता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना होता है तो वे स्टार्ट विद क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। समझ आ गई बात? तो अपन तो स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद फिर कंटिन्यूएशन में हम क्वांटम नंबर्स पढ़ लेंगे। ठीक है ना? सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर। बस इतनी चीजें इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है। इसी में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड ऑल सब कुछ आ जाएगा इसी में बीच बीच में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या था, बोर्ड पे क्या लिखा था मैंने? सबसे पहले क्या? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है तो डाल्टन्स आपको हम छोड़ नहीं सकते, है ना? तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन सामने क्या क्या कहा था बताते जाओ। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डाल्टन ने कौन कौन सी बातें बोली थी? अच्छा, एटम को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? एटम की सबसे पहली बार एटम के बाद डाल्टन साहब ने किया था क्या? किसने किया था? हाँ, कोई महर्षि थे, महर्षि कन्नड़, है ना? उन्होंने की थी, बस पेटेंट नहीं करा पाए थे, अपना क्रेडिट नहीं ले पाए वो, है ना? डाल्टन साहब ने क्रेडिट ले लिया तो उसको बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। भाई क्रेडिट जिन्होंने लिया, जो पेपर पे अपना नाम लिखवा दिया, उसी का है वो, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना? ऋषि कन्नड़ ने सबसे पहले कौन सा टर्म यूज किया था एटम के लिए? परमाणु, है ना? परमाणु, परमाणु मतलब एटम, और मॉलिक्यूल मतलब अणु। परमाणु और अणु, अणु इज मॉलिक्यूल एंड परमाणु इज एटम, है ना? तो सबसे पहले ऋषि कन्नड़ ने एटम को डिस्कवर तो कर लिया था, सोच तो लिया था, लेकिन उसको उन्होंने अपने नाम नहीं कराया, पेटेंट नहीं करा पाया। तो डाल्टन साहब ने सबसे पहले एटम की बात करी थी, तो उसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं, है ना? क्या क्या पोस्टुलेट्स थे इनके, या क्या क्या assumptions थे, या क्या क्या चीजें इन्होंने बोली थी एटम के बारे में? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। डाल्टन ने क्या बोला था कि किसी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या है? एटम। उसको हम फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। दूसरी बात जो इन्होंने बोली थी वो क्या थी? एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। एक पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे एटम्स क्या होते हैं? बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे मान लो लोहे का एक क्यूब ले लिया, आयन का क्यूब ले लिया, तो आयन के क्यूब में जितने भी एटम्स हैं वो सब क्या है? आइडेंटिकल। और एक हमने ले लिया जिंक का क्यूब, तो आयन के क्यूब में जो एटम्स हैं वो जिंक के क्यूब में जो एटम्स हैं उनसे डिफरेंट होंगे, लेकिन एक आयन के क्यूब में जितने भी एटम्स हैं वो सब क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे एटम्स क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, पर दूसरे एलिमेंट के एटम्स से वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, ठीक है? Atoms of different element will combine in simple whole number ratio to form compounds. अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। तो जब वो कंबाइन करते हैं, दे कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ा है ना हमने, ठीक है? तो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करके वो क्या कराते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, तो मैग्नीशियम के दो एटम ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना? तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं, दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सम कंपाउंड्स। तो एक तो आप उसको तोड़ नहीं सकते, दूसरी बात सिमिलर एलिमेंट्स के, एक ही एलिमेंट के एटम्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं और डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स एटम्स, और क्या होते हैं? वो कंबाइन करते हैं एक सिंपल होल नंबर रेशियो में। इसके अलावा और भी कोई पोस्टुलेट था क्या डाल्टन साहब का? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डाल्टन साहब ने क्या बोला कि एक एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही
डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल, एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल। ये 4 पोस्टुलेट्स थे किसके? डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के, है ना। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एटम को ना हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तो 4 पोस्टुलेट्स हमने पढ़े। आज के डेट में ये जो 4 पोस्टुलेट्स दिए गए हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी की, ये चारों पोस्टुलेट्स डिसरिगार्ड हो चुके हैं, इन सब की काट मिल चुकी है, इन सब में एक्सेप्शंस हैं, चारों पोस्टुलेट्स के एक्सेप्शंस हैं। पहला पोस्टुलेट क्या था? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। आज की डेट में हमको पता है कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पहला पॉइंट गड़बड़ हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था? सेम एलिमेंट के एटम्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट होंगे, है ना। आज की डेट में हमको पता है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं, उनके मासेस क्या हैं? डिफरेंट है। सेम एलिमेंट है लेकिन उनके मासेस क्या है? डिफरेंट है। आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन उनके मासेस बराबर हैं, है ना। तो आज के डेट में जो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी का जो सेकंड था पॉइंट, वो भी फेल हो चुका है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। तो ये वाली बात भी गड़बड़ हो गई। तीसरी बात क्या थी? दे कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, है ना। भाई ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, इनके मासेस क्या है? डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए एलिमेंट सेम है, लेकिन एलिमेंट सेम होने के बाद भी इनके मासेस क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। दे हैव डिफरेंट मासेस। बात समझ में आ रही है? क्लियर, ठीक है। और तीसरी बात, 3 बातें हो गई ना, हाँ 2 बातें हो गई। एटम को सब डिवाइड कर दिया, एटम को हमने क्या किया? बोला कि सेम एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं मासेस में, आइसोटोप्स हो गए। और दूसरा क्या? आइसोबार्स भी, डिफरेंट एलिमेंट के मासेस आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, है ना। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल भी हो सकते हैं मास में, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोबार्स, ठीक है। तीसरी बात क्या थी? सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड समझते हो? जिसमें प्रॉपर होल नंबर रेशियो में एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, जैसे इस तरह के कंपाउंड्स Fe.93O। भाई FeO एक नॉर्मल कंपाउंड है जिसमें एक Fe का एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन किया तो FeO बना, या एक मोल Fe का एटम एक मोल ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन किया तो क्या बना? FeO बना, ठीक है। अब बोले 0.93 मोल्स ऑफ Fe एटम कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो क्या बनेगा? 0.93O, है ना। 0.95O, निकल 0.98O। इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। जहां सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। और इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। डिफेक्ट्स होते हैं, जब क्रिस्टल्स बनते हैं, सॉलिड्स बनते हैं, तो कुछ तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, है ना। सॉलिड स्टेट में हम पढ़ते हैं डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स के कारण इस तरह के नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सिंपल होल नंबर रेशियो में बहुत बार कंबाइन ना करके कुछ इस तरह के नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी बनते हैं। यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का थर्ड पॉइंट भी डिसरिगार्ड हो गया। और चौथी बात क्या थी? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। उसका कुछ है क्या तोड़? रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं उसमें, न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है? नए एलिमेंट्स बन जाते हैं, है ना। पुराने एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं, नए एलिमेंट्स बन जाते हैं। एटम्स कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, है ना। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के कारण लैब के अंदर आप नए नए एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। आजकल लैब में नए एलिमेंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं? रेडियो एक्टिविटी से नए नए एलिमेंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, तो एटम्स को क्रिएट भी किया जा सकता है। तो जब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कराते हो या रेडियो एक्टिव रिएक्शंस कराते हो, न्यूक्लियर रिएक्शंस कराते हो, तो जो पुराने एलिमेंट्स होते हैं उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, कुछ नए एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये भी हो सकता है। यानी डाल्टन ने, बहुत पहले डाल्टन साहब ने एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम के बारे में कुछ
स्ट्रक्चर के बारे में तो नहीं, एटम के बारे में कुछ बातें कही थी। आज के डेट में वो जितनी बातें उन्होंने बोली थी वो सारी बातें डिसरिगार्ड हो चुकी हैं, है ना। सबका आपको तोड़ या कुछ ना कुछ गड़बड़ मिल चुका है, सब में एक्सेप्शंस आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज के डेट में भी हम डाल्टन एटॉमिक थियरी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पहली बार किसी ने कुछ बोला तो उस डायरेक्शन में थॉट प्रोसेस तो शुरू हुआ, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जब शुरुआत कहां से हुई थी। कोई भी चीज में जब आपको आगे रिसर्च करना है, रिसर्च, तो सर्च में ही आगे रिसर्च करते हैं। तो पहले पता तो होना चाहिए कि ढूंढना क्या है, तब तक उसमें रिसर्च करोगे। तो पहली बार किसी ने कुछ बोला था एटम के बारे में, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत कहां से हुई थी। कोई भी चीज आपको रिसर्च करना तो उसकी पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, अब आगे की बात करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें पीछे का पता ही ना हो, हम वापस घूम के वहीं पहुंच जाए, बताएं कि हमने ये ढूंढा, लोग हंसने लगेंगे, ये तो पहले ही ढूंढा जा चुका है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम रिसर्च करें तो हमको पीछे की बातें पता हो कि ये चीजें हो चुकी है, अब आगे चलना है, हमें ये नहीं करना है, ये ऑलरेडी किसी ने मेहनत कर दिया इस पे, या इसके ये ड्रॉबैक्स थे, इस कारण ये एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो सारी बातें पता होनी चाहिए, तो आप उसमें मॉडिफिकेशंस करके आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। सो दिस वाज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी और उसके रूल आउट्स, जैसे क्यों वो रूल आउट हुए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला रूल आउट क्या था? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस। तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे डिस्कवर हुए? डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसे डिस्कवर हुए थे? सबसे पहले बात करेंगे हम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान से देखो सब, इधर क्या किया गया था। एक तो लिया गया ऐसा एक ट्यूब, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? डिस्चार्ज ट्यूब, कांच का ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक ओपनिंग है। क्या है? एक ओपनिंग। इस ओपनिंग से आप कुछ कनेक्ट कर सकते हो, है ना। इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई गैस लिया गया, भाई डिस्चार्ज ट्यूब बना, उसके अंदर कोई गैस तो होगा। अगर आपको गैस निकालना है तो यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाओगे तो वो वैक्यूम क्रिएट करेगा। तो ये यहाँ पे जो भी गैस था, उस गैस को इस वैक्यूम पंप के थ्रू निकालना शुरू किया गया, क्योंकि यहाँ पे गैस का प्रेशर जो है वो बहुत कम रखना है, वेरी 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 लेस प्रेशर। प्रेशर गैस का कम रखना है, मतलब गैस के एटम्स निकालने हैं, समझ में आई बात? एटम्स को यहाँ कम करना है। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में नॉर्मल कंडीशंस में जितने भी एटम्स रहे होंगे, जब डिस्चार्ज ट्यूब बनाया तो डिस्चार्ज ट्यूब जब क्रिएट किया तो उसमें गैस तो कुछ रही होगी, तो उस गैस को निकालना है हमें। कैसे? वैक्यूम कंप्लीट लगाया और हमने गैस निकाल दिया। और कब तक निकाला? जब तक प्रेशर 10⁻³ mm ऑफ Hg के रेंज में ना चला जाए, ठीक। तो प्रेशर बहुत कम कर दिया, ठीक। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स रखे, दो क्या रखे? इलेक्ट्रोड्स, मतलब मेटल प्लेट्स रख दिए, मान लो, है ना, मेटल के प्लेट्स। इलेक्ट्रोड्स मतलब ऐसे प्लेट्स या ऐसी वायर्स जो क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। तो हमने दो मेटल के प्लेट्स लगा दिए और इन प्लेट्स को हमने क्या किया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट करोगे वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव प्लेट। और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट करोगे वो क्या होगा? पॉजिटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट को हम क्या बोलते हैं? कैथोड। और पॉजिटिव प्लेट को हम क्या बोलते हैं? एनोड। ये बात समझ में आई? तो एक हमने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने गैस कर दी बहुत लो प्रेशर पे, इसमें दो हमने इलेक्ट्रोड्स डाले, एक को पॉजिटिव प्लेट बना दिया और एक को नेगेटिव प्लेट बना दिया। कैसे? बैटरी से कनेक्ट करके, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये जो बैटरी हमने लगाई है बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी है, नियरली 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट की बैटरी। तो बहुत हाई पोटेंशियल लगाया और यहां हमने क्या किया? प्रेशर बहुत कम किया। तो वोल्टेज बहुत हाई और प्रेशर बहुत कम, ठीक है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि किसी को सपना में आया था ऐसा करना है। उस टाइम पे ये मतलब कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है ये क्या हुआ? जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल था, ऐसा कोई सोच के थोड़ी चला था कि आज एटम के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन ढूंढना है। ऐसा तो किसी को सपना आया नहीं होगा कि आज के डेट में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ढूंढा जाएगा, चलो सब लोग ढूंढना शुरू करो। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा। उस टाइम पे एक्चुअली क्या हो रहा था कि दुनिया के अलग अलग कोनों में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, आज भी दुनिया के अलग अलग कोनों में एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, कुछ ना कुछ ढूंढा ही जा रहा है। तो उस टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे उसमें एक कॉज जो था वो क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ
सॉरी, कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू गैसेस, गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं, गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं, इस पे स्टडी चल रहा था उस समय। जैसे मान लो इस कमरे में गैस है या नहीं है ना, एयर है, देयर आर गैसेस इन दिस रूम, इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो क्या वहां पे जो सॉकेट में करंट है वो यहाँ पे पूरे कमरे में दौड़ रही है? हमें करंट तो नहीं लग रहा है ना? तो उस टाइम पे यही रिसर्च चल रहा था कि क्या गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इसी पे रिसर्च चल रहा था, है ना? तो लोगों ने क्या किया, ये जब रिसर्च हो रहा था तो अब नॉर्मल कंडीशंस में तो हमको दिख रहा है कंडक्ट नहीं हो रही है, तो अब इसमें वेरिएशंस करके देखेंगे, कोई चीज इस कंडीशन में नहीं हो रही तो क्या किसी भी कंडीशन में नहीं होगी? तो अब उसमें लोगों ने क्या करना शुरू किया, प्रेशर कम करने लगे, वोल्टेज बढ़ाने लगे, इस तरह के काम करने लगे, है ना? पहले प्रेशर कम कर कर करके देखा, प्रेशर बढ़ा बढ़ा के देखा, कंडक्ट नहीं हो रहा है, फिर प्रेशर के साथ साथ वोल्टेज का कॉम्बिनेशन, प्रेशर कम करते गए वोल्टेज भी कम करते गए, प्रेशर कम करते गए वोल्टेज बढ़ाते गए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन देख। तो एक टाइम आया जब डिस्चार्ज ट्यूब में गैस का प्रेशर बहुत कम किया और बैटरी बहुत हाई वोल्टेज की लगाई, तब एक्सीडेंटली कुछ मिला। क्या मिला उनको? उनको दिखा कि ये जो है ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। इनको दिखा एनोड के पीछे कुछ चमक आ गई, है ना? इनको दिखा एनोड के पीछे कुछ चमकने सा लगा, है ना, कुछ चमक आने लगी। अच्छा, आप किताबें देखोगे या कहीं पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि एनोड के पीछे यहां जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई है। जिंक सल्फाइड क्या होता है, फ्लोरेसेंट होता है, यानी उस पर जैसे ही कोई पार्टिकल स्ट्राइक करेगा वहां पे एक चमक आएगी। तो जिंक सल्फाइड इस या ऐसे और भी मटेरियल्स होते हैं जो फ्लोरेसेंट होते हैं, तो उस पर जैसे ही कुछ स्ट्राइक करता है वो चमकने लग जाता है। ठीक, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई थी सिर्फ एनोड के पीछे, है ना? पर मेरा दिमाग ये कहता है कि किसी को सपना थोड़ी आया था कि एनोड के पीछे ही चमक आएगी, कि एनोड के पीछे ही कोटिंग करेंगे, है ना? व्हाट आई अज्यूम इज कि पूरे स्क्रीन को ही जिंक सल्फाइड से कोट किया होगा। उसका रीजन बताऊंगी मैं, है ना? तो ये पूरे डिस्चार्ज ट्यूब को सोचो अगर जिंक सल्फाइड से कोट किया हुआ है ना? गैस का प्रेशर कम करते जा रहे हो, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, तो दिखा क्या कि सिर्फ एनोड के पीछे जो है वो चमक आई, बाकी कहीं चमक नहीं आई। एनोड के पीछे कुछ फ्लोरेसेंट होने लगा, कुछ दिखने लगा, कुछ चमकने लगा, ठीक है? तो एनोड के पीछे कुछ चमक रहा है, मतलब कुछ तो है जो सामने से आ रहा है और के एनोड को क्रॉस करके जा रहा है और उसके पीछे क्या हो रही है, चमक आ रही है। समझ आई बात? तो ऐसा कुछ अजम्पशन था कि कुछ ऐसा हुआ होगा जो एनोड पे आ रहा है और एनोड को पार करके चला जा रहा है और यहां पे क्या हो रहा है, चमक आ रही है। मतलब वो कहां से आ रहा होगा, कैथोड की तरफ से आ रहा होगा, क्योंकि कैथोड की तरफ से कुछ आ रहा है तो इसलिए उसको क्या बोला, कैथोड रेज। क्या बोला, कैथोड रेज। ठीक है, समझ आ गई बात? उसको क्या बोला, कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1859 पे बाय जे थॉमसन। उस समय जे थॉमसन वाज स्टडीइंग द कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। ही फाउंड दैट नॉर्मली गैसेस आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, but when he created very low pressure in the discharge tube and applied a very high voltage, he found that gas start conducting electricity because they ionize, because they ionize। भाई ये चीज उनको दिखी नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगा, मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं कुछ आयोनाइजेशन हुआ होगा। इन दिस कंडीशन some sort of invisible rays, some sort of invisible rays moved from cathode to anode. Since this rays seems to be originated from cathode, hence they are named as cathode rays। क्योंकि जो चमक दिखी वो कहां दिखी, सिर्फ एनोड के पीछे, तो एनोड के पीछे चमक दे रही है, यानी कुछ कैथोड की तरफ से आ रहा होगा, दिख नहीं रहा था, इनविजिबल रेस थे और चमक सिर्फ एनोड के पीछे दिखी, तो ऐसा माना गया कि वो कहां से आ रहे होंगे, कैथोड से आ रहे होंगे, इसीलिए उन रेस को क्या बोला, कैथोड रेस। ठीक है, ये डायग्राम बना लो कैथोड रेस का।
लिख लिया? देन दिस इज नॉट टू बी रिटन। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे, वो जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, वो जो ऑब्जर्वेशंस आए उसके बेसिस पे उन्होंने क्या क्या कैथोड रेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करी। कैथोड रे क्यों बोला? क्योंकि इट वाज अज्यूम्ड टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड, ऐसा माना गया कि एनोड के पीछे आ रही चमक तो कैथोड से चल के कुछ आ रहा होगा, है ना, इसलिए उसका नाम दिया गया कैथोड रे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे, cathode rays travel in straight line with a very high velocity and produce shadow of object placed in their path। कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। क्यों आई ये बात कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं? देखना, यहां पे एक कैथोड है, यहां पे एनोड है, यहां से जो रेस ओरिजिनेट हुए वो चल रहे हैं और क्या हो रहा है, एनोड के जस्ट पीछे ही सिर्फ चमक आ रही थी, इधर इधर ऐसे कुछ चमक नहीं आ रही थी। मतलब क्या हुआ, वो सीधे लाइन में चल रहे हैं। समझ आई बात? दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात, विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, इसका क्या मतलब हुआ, बहुत हाई वेलोसिटी से चल रहे होंगे तभी तो वो एनोड को पार करके, उनका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, तभी तो वो एनोड को क्रॉस कर करके उसके पीछे फ्लोरेसेंट दे रहे हैं। समझ आ गई बात? ठीक है ना? तो दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, और कोई भी चीज जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी तो एक शार्प शैडो बनाएगी उस ऑब्जेक्ट की, इजंट इट? कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, कैथोड रे प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, मतलब कैथोड रे में क्या है, पार्टिकल नेचर है। कैथोड रे कंस्टिट्यूट्स ऑफ सम पार्टिकल्स, मतलब रास्ते में कुछ पड़ा हुआ है अगर तो उसके टकरा रहा है तो उसमें वो मोशन ओरिजिनेट कर रहा है ना, ये क्या है, मैकेनिकल इफेक्ट। तो किया क्या गया कि कैथोड रेज जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये रेज आ रही होंगी, उसके रास्ते में छोटे 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 क्या रख दिए, व्हील्स रख दिए, पैडल व्हील्स, बहुत पैडल व्हील्स बहुत हल्के, है ना। तो इफ अ स्मॉल पैडल व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ, इट स्टार्ट रोटेटिंग विच इंडिकेट दैट इट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, इट हैज अ मास, है ना। कैथोड रे क्या कर रहा था, कैथोड रे के जो पार्टिकल्स थे दे वर अज्यूम टू हैव सम मास, वो मटेरियल पार्टिकल है, यानी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वेव निकल रहा है, वहां पे क्या है, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ सब मास पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें कुछ मास है, तो जब वो टकराएगा किसी चीज से तो अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देगा, उसमें मास मोशन आ जाएगा, है ना। तो इसलिए जो पैडल व्हील्स थे उनको वो रोटेट कर पा रहे हैं, तो इट प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट। तीसरी बात, when electric and magnetic field are applied, when electric and magnetic field are applied to cathode rays in discharge tube, it was deflected, which indicates that particles of cathode rays are charged. In electric field, it was deflected towards positively charged plate, which indicate that it has a negatively charged particle। इसका क्या मतलब हुआ भाई, देखना, आपके पास यहाँ पे एक कैथोड है, यहाँ एनोड है, एनोड के पीछे क्या आ रहा है, फ्लोरेसेंस आ रहा है, ठीक। अब क्या किया कि यहाँ पे एनोड था, यहाँ पे कैथोड था, यहां से कुछ निकल रहा है और इसके पीछे जा रहा है। देखा गया कि यहाँ पे इस तरफ, इधर और इधर एक ऐसा फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल। एक मिनट थोड़ा सा स्पेस बनाने दो, चलो यहां बनाते हैं भाई, यहाँ कैथोड है, यहाँ एनोड है ना, यहाँ से कुछ निकल रहा है, यहाँ से कुछ निकल रहा है और अज्यूम हुआ है कि वो इधर जाके इस पे स्ट्राइक कर रहा है, ये कैथोड है, इसको मान रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या किया, फील्ड लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लगा दिया, मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट एडिशनल और यहाँ पे एक एडिशनल नेगेटिव प्लेट लगा दिया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखा गया कि ये जो ऐसे भाग रहे थे सीधे सीधे, अब वो क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट होने लग गए, यानी पहले फ्लोरेसेंस जो सिर्फ पीछे दिख रहा था, वो फ्लोरेसेंस जो है वो थोड़ा साइड में भी दिखने लग गया। तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो सीधे जाने की जगह थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर दिखने लग गया। मतलब क्या हुआ कि कुछ न, अगर इसमें कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल होता, तो वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता। तो डिफ्लेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, इसका क्या मतलब हुआ कि इट इज अ चार्ज पार्टिकल, एक बात। दूसरी बात कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो देखा गया कि ये जो पार्टिकल जो पहले सीधी जा रही थी, अब वो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होने लग गया, इधर की तरफ। इसका क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ,
नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज भी, और कैसा चार्ज है उस पे, नेगेटिव चार्ज है। समझ आई बात? तो वही लिखा था यहाँ पे कि when electric and magnetic field are applied to cathode ray in discharge tube, it was deflected, which indicates that particles in cathode rays are charged. Electric field में it was deflected towards positively charged plate, ये indicate करता है कि it consists of negatively charged particle. So cathode ray constitute of negatively charged particles, है ना। तो एक बात हमें समझ में आई कि कैथोड रे के अंदर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इट कंस्टिट्यूट ऑफ सम मटेरियल पार्टिकल, उसमें कुछ मास होगा और वो पार्टिकल पे चार्ज भी होगा। यानी कैथोड रे कंस्टिट्यूट्स ऑफ सम पार्टिकल्स जिनमें कुछ मास भी है और जिसपे चार्ज भी है, और चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। लिख लिए क्या? थोड़ा फास्ट। ठीक है। देन अगली बात जो क्या थी, कैथोड रे क्रिएट्स फ्लोरेसेंस। कैथोड रे क्या करता है, फ्लोरेसेंस क्रिएट करता है। फ्लोरेसेंस क्रिएट करता है, मैंने बता दिया कि जब कोई फ्लोरेसेंट मटेरियल पे वो स्ट्राइक करेगा तो वहां पे क्या होगा, चमक क्रिएट होगा, है ना। दे पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट ऑफ मेटल लाइक एल्यूमिनियम। कैथोड रेज क्या है, हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो पेनिट्रेट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बहुत मोटी चीज रखोगे तो पेनिट्रेट हो जाएगा। पतली शीट अगर लगा रखी है कुछ मेटल्स की, है ना, तो उससे वो पेनिट्रेट हो जाते हैं, मतलब उनका पेनिट्रेटिंग पावर अच्छा होता है। दे हैव गुड पेनिट्रेटिंग पावर। दे प्रोड्यूस एक्स रेज। एक्स रेज क्या होते हैं, एक्स रेज क्या होते हैं, रेज होते हैं। वेरी गुड। और कुछ उसके बारे में? मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं, हड्डी वड्डी टूट जाती है तो एक्सरे कराते हैं डॉक्टर। फिर और कुछ एक्सरे के बारे में और कुछ जानते हैं क्या?
एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, है ना, तो दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जब भी कोई मतलब एक्सरेज का प्रोडक्शन का क्या तरीका है कि जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जाके किसी मेटल टारगेट से, इलेक्ट्रॉन है मोशन में है, तो इलेक्ट्रॉन विथ मोशन जाके किसी मेटल टारगेट पर टकराएगा तो कुछ रेडिएशंस निकलते हैं। वो रेडिएशन की अपनी, हर एक रेडिएशन की अपनी वेवलेंथ होती है, अपनी फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो जब एक्स रे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कई तरह के होते हैं, जैसे विजिबल रेज है, अल्ट्रावायलेट है ना, इंफ्रारेड रेज है, गामा रेज है, कॉस्मिक रेज है, सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो वैसे ही एक्स रे मतलब इन रेडिएशंस को डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में कि ये विजिबल है, ये यूवी रे है, ये आईआर रे है, किस बेसिस पे, उनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के वेव पे, कि इतने से इतनी फ्रीक्वेंसी रहेगी तो ये विजिबल है, इससे कम रहेगा तो यूवी है, इससे ज्यादा रहेगा तो अल्ट्रावायलेट है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट किया गया है ना। तो जब बहुत हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जाके किसी मेटल टारगेट पर टकराती है तो जो रेडिएशंस निकलते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ एक्सरे के रेंज में आ रही है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्स रेज। तो एक्स रेज आर सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, हाई एनर्जी रेडिएशंस है ना, उनकी वेवलेंथ कम होती है, उनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, तभी तो वो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है ना। तो दे प्रोड्यूस एक्स रेज, इट अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, द रेशियो ऑफ चार्ज बाई मास। चार्ज पार्टिकल था और उसमें कुछ मास भी था, मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, तो उसका चार्ज और मास का रेशियो Q बाई एम बोलते हैं, चार्ज इज Q एंड M इज मास, विच इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट मास, एक यूनिट मास पे कितना चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। तो रेशियो ऑफ Q by M is same for all cathode rays irrespective of the gas used in tube or material of electrode. This point is very very important. अब ध्यान समझना क्या कह रहा है ये, कि भाई हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई गैस भरा हुआ था, है ना, उस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई गैस भरा हुआ था और साथ में क्या था, उस पर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, वो इलेक्ट्रोड किसी ना किसी मेटल के रहे होंगे। तो भाई एक बार कैथोड रे कोई एक्सपेरिमेंट कराया, उसमें कोई इलेक्ट्रोड का कुछ मटेरियल लिया और कोई गैस डाला और क्या किया, जो रेज इमर्ज हुए उस रेज का Q बाई M रेशियो निकाला, चार्ज बाई मास रेशियो निकाला, ठीक। अब आगे रिसर्च करना है तो क्या करेंगे, कंडीशन चेंज करेंगे। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो गैस रखी थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, मान लो पहले हाइड्रोजन गैस लिया था, अब उन्होंने कोई दूसरा गैस ले लिया, नाइट्रोजन गैस ले लिया, फिर ऑक्सीजन गैस ले लिया, अलग अलग गैसेस भर के देखिए उन्होंने, गैस चेंज कर रहे हैं। बहुत लो प्रेशर पे चाहिए था लेकिन गैस तो चाहिए था ना, कुछ वैक्यूम तो नहीं चाहिए उसके अंदर, कोई गैस चाहिए, तो गैसेस को चेंज कर रहे हैं। देखा गया गैस कोई भी लिया गया, जो कैथोड रेज आ रहे थे उनका Q बाई M क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। एक बात उन्होंने क्या किया, गैस चेंज करते गए और साथ में जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल था, पहले एल्यूमिनियम का ले लिया, आयरन का ले लिया, अलग अलग मटेरियल के इलेक्ट्रोड्स भी ले लिए, है ना। तो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड चेंज किया या गैस चेंज किया, Q बाई M जो था कैथोड रे पार्टिकल्स का हमेशा क्या आया, सेम आया, हमेशा क्या आया, सेम आया। इससे क्या पता चला कि वो पार्टिकल कहीं ना कहीं तो क्रिएट हुआ है ना, पहले तो वो पार्टिकल था नहीं, भाई प्रेशर कम करते जा रहे हैं, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो पार्टिकल क्या हुआ, क्रिएट हुआ है। और वो नेचर ऑफ गैस इन द ट्यूब या मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कोई ऐसी पार्टिकल है, कोई ऐसी चीज है जो हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट होता है। तो ऐसा चीज जो हर जगह प्रेजेंट है, हर एक एलिमेंट में वो चीज कॉमनली प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी चीजों को बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। वो क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है जो हर एक एलिमेंट में होगा, कोई भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होगा, है ना। दिस इंडिकेट्स दैट पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब हर जगह प्रेजेंट है, बेसिक पार्टिकल है जो सब जगह प्रेजेंट होगा। हम बोलते हैं ना फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स पढ़ लो, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स पढ़ लो, मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल्स मतलब वो हर जगह यूज होगा, किसी भी चैप्टर में यूज होगा, है ना। आपको एबीसीडी, आपके फंडामेंटल्स, एबीसीडी नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे आप, ठीक है। दो ज्यादा फंडामेंटल्स हर एक सब्जेक्ट में, आप पढ़ोगे साइंस, है ना, आप पढ़ोगे साइंस, आप पढ़ोगे एसएसटी, तब भी एबीसीडी तो लिखना ही पड़ेगा, तो वो फंडामेंटल, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो कैथोड रे कंस्टिट्यूट ऑफ सम पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, दोज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। और स्पेसिफिक चार्ज इसका पाया गया कितना, 1.76 × 10⁻11 कूलम्ब पर केजी।
चार्ज का यूनिट कूलम, मास का यूनिट केजी। तो इट वाज फाउंड टू बी 1.76 इंटू 10^11 कूलम पर केजी। ठीक है, हाँ, ई बाई एम या क्यू बाई एम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज ई होता है, इसलिए ई बाई एम रेशियो बोलते हैं। तो जनरल टर्म क्या है, क्यू बाई एम। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। ये आया गया था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, फिजिक्स में पढ़ते हैं अपन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, है ना। तो वहां से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, है ना। और क्यू बाई एम रेशियो निकाल लिया, तो इससे क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। क्यू बाई एम पता है, क्यू पता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया 9.1 इंटू 10^-31 kg। 9.1 इंटू 10^-31 kg, है ना। तो आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो। ये दोनों पता है तो क्यू बाई एम याद ही हो जाएगा, नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे। पर मास और चार्ज ये दो चीजें एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होना चाहिए। देन यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 9.1 इंटू 10^-31 kg, या ग्राम्स बोले तो 10^-28 ग्राम्स, है ना। 9.1 इंटू 10^-28, और एएमयू कन्वर्जन क्या था, 1.67 10^-24 ये था। तो ध्यान आया कितना, 0.00054 एएमयू। एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर एएमयू में बोलो, देखो ग्राम्स में बोलो या केजी में बोलो, 10^-31 10^-28 आ रहा है ना। तो एएमयू में निकालें तो इट इज 0.00548 एएमयू। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एएमयू, है ना। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1.008। हाइड्रोजन का मास एएमयू में कितना होता है, हम बोलते हैं ना हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो इट इज नॉट एक्जैक्टली 1, इट इज 1.008 एएमयू। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 0.00548 एएमयू, लगभग लगभग 1837 टाइम्स, 1837 टाइम्स लाइटर देन मास ऑफ हाइड्रोजन। यानी सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। जो सबसे हल्का एलिमेंट, लाइटेस्ट एलिमेंट जो है दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मास का 1/1837 टाइम्स मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है। हल्के से हल्का जो एलिमेंट है उसके भी नियरली 2000 टाइम्स स्मॉलर है, लगभग लगभग 2000 टाइम्स कम मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इट इज अ वेरी लाइट पार्टिकल, वेरी लाइट वेट पार्टिकल। ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल, और ये फंडामेंटल पार्टिकल है जो हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट होगा।
डन। तो दैट वाज हाउ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, है ना। तो डाल्टन साहब ने बोला था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब क्या हुआ, एटम के अंदर एक पार्टिकल डिस्कवर हो गया। कैसा पार्टिकल? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। उसको नाम दिया क्या? इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली शुरू में उसको नाम इलेक्ट्रॉन नहीं दिया गया था, उसको पहले नाम दिया गया था नेगाट्रॉन्स। नेगाट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज थे, उनको बोला गया था नेगाट्रॉन्स। बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। किसने दिया था इलेक्ट्रॉन नाम एटम को? स्टोनी, है ना। स्टोनी वाज द साइंटिस्ट हु नेम्ड द एटम एज, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स एज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। नेगाट्रॉन्स थे, उनका नाम इलेक्ट्रॉन पहली बार स्टोनी ने दिया था, है ना। अब आई बात प्रोटॉन्स की, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब ध्यान से समझना, एक बात तो तय थी कि लोगों को यह पता चल गया कि एटम के अंदर एक पार्टिकल है जो नेगेटिवली चार्ज है, तो कहीं ना कहीं, और ओवरऑल एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। एक नॉर्मल एलिमेंट रखा हुआ है तो वो कैसा है? न्यूट्रल। वो किसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, नॉर्मल एटम। इसका क्या मतलब हुआ? कि वो न्यूट्रल है। तो अगर उसके अंदर कोई नेगेटिवली चार्ज एंटिटी है तो एक पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी जरूर होगी। तो अब उसकी खोज शुरू हो गई, है ना। तो लोगों के दिमाग में आया, ध्यान समझना, लोगों के दिमाग में आया कि भाई ये न्यूट्रल गैस था, न्यूट्रल मेटल प्लेट्स थे, उनको हमने कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पे क्रिएट हो गया, चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चल के गए, कैथोड से निकले, चल के गए और जाके उधर एनोड के पीछे वो फ्लोरेसेंट शो कर रहे हैं। तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज भी तो होना चाहिए, पर इधर कैथोड के पीछे तो कुछ दिखा नहीं, कैथोड के पीछे तो कुछ दिखा नहीं। तो एक्सपेरिमेंट्स वापस चल रहे थे कि कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज भी हमें ढूंढनी है ना। तो अब क्या हुआ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। अब थोड़ा सा क्या किया, पहले दो चेंजेस किए इसमें, है ना। दो चेंजेस किए। एक तो क्या किया उन्होंने कि गैस का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया। क्या किया? गैस का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया। पहले गैस का प्रेशर कितना लिया था? 10⁻³ mm of Hg, यानी 1/1000 mm of Hg। अब क्या ले लिया? 1/10 mm of Hg। यानी गैस पहले जितना कम प्रेशर किया था उससे थोड़ा ज्यादा कर दिया प्रेशर। नॉर्मली अगर रूम टेम्परेचर पे जितना प्रेशर है, क्या इस पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है? नहीं। तो प्रेशर कम कर देखा गया, है ना। तो देखा 10⁻³ mm of Hg पर कुछ दिखा था, है ना। 10⁻³ mm Hg पे कुछ दिखा था। अब उन्होंने बोला कि कुछ तो मिस हो रहा है हमसे, कुछ तो मिस हो रहा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, है ना, कुछ हमको दिख नहीं रहा है। तो अब उन्होंने दो चीजें सोची। एक तो उन्होंने क्या किया कि प्रेशर एक्चुअली 10⁻³ mm of Hg कर दिया, यानी अंदर गैस के पार्टिकल्स क्या हो गए? बहुत 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 कम हो गए, है ना। तो उन्होंने पहले गैस के पार्टिकल्स थोड़े बढ़ा दिए, 10⁻1 mm Hg कर दिया, एक काम किया। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं, हो सकता है कि वो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स हो, बहुत हाई स्पीड पार्टिकल्स हैं, इसलिए तो वो एनोड को फाड़ के उसके पीछे, मतलब एनोड को पूरा परफोरेट करके चले जा रहे हैं, उसको पूरा पेनिट्रेट करके चले जा रहे हैं और उसके पीछे फ्लोरेसेंट आ रही है। ऐसा हो सकता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो वो क्या हो? भारी हो, है ना, मोटा हो, जो इलेक्ट्रोड को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने क्या सोचा, अच्छा जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वो किधर एक्सपेक्ट करेंगे? एनोड के पीछे कि कैथोड के पीछे? कैथोड के पीछे एक्सपेक्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि कैथोड को क्या करके दिया? परफोरेट कर दिया। जो मतलब जो कैथोड था उसमें क्या कर दिए? होल्स। जो मेटल की प्लेट उन्होंने कैथोड के रूप में यूज किया था उसमें कुछ होल्स बना दिए। क्यों? ये देखने के लिए कि हो सकता है कोई भारी चीज हो, कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कोई बड़ी चीज हो जो पेनिट्रेट ना कर पा रही हो, इसलिए हमें मिस हो रहा हो। तो दिमाग में आया होगा किसी के, तो उन्होंने क्या किया? परफोरेटेड कैथोड यूज किया। तो एनोड रे की डिस्कवरी में एक इंपॉर्टेंट बात क्या था? परफोरेटेड कैथोड लेना। समझ में आई बात? अब सोचो अगर जिंक सल्फाइड की कोटिंग सिर्फ इधर ही होती तो परफोरेटेड कैथोड लेने से काम थोड़ी चलता, ऑब्वियसली पूरा कोट किया गया होगा। समझ में आई बात? तो परफोरेटेड कैथोड, कैथोड में कुछ होल्स कर दिए गए, ठीक। अब क्या हुआ? दो चेंजेस किए, गैस का प्रेशर थोड़ा बढ़ा दिया, और प्रेशर थोड़ा बढ़ा दिया मतलब पहले से कंपैरिजन में थोड़ा, यानी यहां ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक। सुनो पहले ध्यान से फिर लिखना, ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए। और क्या किया उन्होंने? कैथोड को क्या कर दिया? परफोरेट कर दिया। सेम वही हाई वोल्टेज लगाया, है ना, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पूरा था, है ना। अब क्या हुआ कि जब बैटरी ऑन की, हाई वोल्टेज कनेक्ट कर दिया, बैटरी जैसे ही ऑन की, अब क्या हुआ कि इसके पीछे भी कुछ फ्लोरेसेंट दिखने, उधर तो दिख ही रहा था, अब इधर भी कुछ फ्लोरेसेंट दिखने लगा। मतलब जो बात एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सही थी कि भाई होल नहीं था तो नहीं दिख रहा था, होल होते ही दिख रहा है, मतलब कोई चीज जो आ रही है वो यहां से क्या है? वो बड़ी है, थोड़ी भारी है, जो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी, है ना, इसीलिए परफोरेट किया तो वो उसको दिखने लगा, ठीक है। तो क्योंकि ये
होल में से पास होके जा रहा था, ये रेज एनोड की तरफ से आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला, एनोड रेज। कैथोड के पीछे आ रहा है मतलब एनोड की तरफ से आ रहे हैं, इसलिए इन रेज को क्या बोला, एनोड रेज। क्योंकि ये परपोरेशन से पास होके जा रहे हैं तो मतलब एक नाली जैसी बनी हुई है जिसमें से पास हो रहे, इसलिए इसको क्या बोला, कैनाल रेज। एनोड रेज आर आल्सो कॉल्ड एज कैनाल रेज, है ना, क्योंकि एनोड के जो होल्स हैं कैथोड के, उसके होल्स से पास होके जा रहे थे, सो दे वर आल्सो कॉल्ड एज कैनाल रेज। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो कैथोड एनोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज आई निकल करके, वो सारी प्रॉपर्टीज जो कैथोड रेज की थी वो सब एनोड रेज में भी देखने को पाई गई। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, एक बात, दूसरी बात मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना, यानी मटेरियल पार्टिकल है, ये सारी बातें उसमें भी पाई गई। पर डिफरेंस क्या दिखा, ये भी डिफ्लेक्ट हो रहा था इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन इसका डिफ्लेक्शन किधर हो रहा होगा, टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो क्या दिखाता है कि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स है ना, दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। क्यों, क्योंकि ये कैथोड की तरफ जा रहे हैं और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस देखा गया, ध्यान से देखो, इसका Q बाई एम रेशियो जो है, इसका Q बाई एम रेशियो जो है, इट इज वेरी स्मॉलर एज दैट ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रे के कंपैरिजन में, कैथोड रेज के पहले डिस्कवर्ड था, कैथोड रे का जो Q बाई एम है उसके कंपैरिजन में एनोड रेज का जो Q बाई एम है ये बहुत कम आया, बहुत कम आया, है ना। एक बात, बहुत कम आया मतलब मास इन पार्टिकल्स के क्या है, ज्यादा है। एनोड रे जिन पार्टिकल्स से कंस्टिट्यूटेड है उसका मास क्या है, ज्यादा है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई कि Q बाई एम डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। जब अलग अलग गैसेस लिए गए डिस्चार्ज, जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में भी हमने क्या किया था, बार बार गैसेस बदल के देखे थे, तो सब केस में Q बाई एम क्या आया था, सेम आया था। लेकिन यहां पर जब गैसेस बदल बदल के देखे तो हर बार Q बाई एम क्या हुआ, सेम नहीं आया, है ना। Q बाई एम हर बार सेम नहीं आया, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब ध्यान समझना, क्योंकि ये हर बार Q बाई एम सेम नहीं आया, अलग अलग गैसेस के लिए जो पार्टिकल्स थे एनोड रेज के, उनका Q बाई एम अलग आया। ये क्या इंडिकेट करता है कि पार्टिकल्स ऑफ एनोड रेज आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स। कैथोड रे कंस्टिट्यूट ऑफ पार्टिकल्स दैट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, वो हर जगह प्रेजेंट होगा, लेकिन एनोड रे में जो पार्टिकल्स है दोज आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स। वो हर एक एलिमेंट में वो पार्टिकल प्रेजेंट है ये जरूरी नहीं है। दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे ना, है? दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे, प्रोटॉन, प्रोटॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल है, वही तो आप पढ़ा रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है ना। कोई बात नहीं, जवाब मिलेगा अभी इसका। तो ये तो तय है कि एनोड रे सॉरी कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एलिमेंट लो सेम पार्टिकल रहेगा, उसका नाम क्या दिया गया एट द एंड, इलेक्ट्रॉन। एनोड रे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि एनोड रे के जो पार्टिकल्स हैं दोज आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना, दे आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ गैसियस आयंस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर electrons. Anode ray constitutes of positively charged particles and they are not necessarily protons. Anode ray क्या है, गैसियस आयंस है। आप समझना, कंटेनर में यानी डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लिया, है ना, वोल्टेज अप्लाई किया, हाई वोल्टेज पे वो जो गैस थी वो क्या हो गई, आयोनाइज हो गई। आयोनाइज हो गई मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज बच गया ना, जैसे हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बच गया, H+ बच गया। नाइट्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो N+ बच गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, एनोड की तरफ मूव कर जाएगा, इट कंस्टिट्यूट कैथोड रेज। लेकिन जो बाकी चीज बच गई, पॉजिटिवली चार्ज आयन, हाइड्रोजन गैस लोगे तो वो आयन अलग होगा, नाइट्रोजन गैस लोगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन अलग होगा, हीलियम गैस लोगे तो पॉजिटिवली चार्ज आयन अलग होगा। इलेक्ट्रॉन तो सब जगह से निकल रहा है जो कैथोड रे की तरफ चला जा रहा है, कैथोड रे हो गया। लेकिन जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो अलग अलग गैसेस के हिसाब से वो अलग अलग आयंस होंगे, और वो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है वही क्या कर रहे हैं, दे आर कंस्टिट्यूटिंग एनोड रेज, वो मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ, जो परफोरेशन से पास कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन के केस में H+ आयन, हीलियम के केस में He+ आयंस। तो ये आयंस जो है वो एनोड रे के फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं। तो क्या He+ आयन या H+ आयन फंडामेंटल पार्टिकल है, हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट है? नहीं। समझ आई क्या बात, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैथोड रे कंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर एज एनोड रे कंसिस्ट ऑफ
पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस। ठीक है, एनोड रे में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस प्रेजेंट है। इसको पहले कर लो, समझ लो, फिर लिखवा देती हूं मैं एक बार। ठीक है, अब ध्यान से देखना, चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो अलग अलग गैसेस जब लिए गए तो चार्ज बाय मास रेशियो अलग अलग आया। जब कैथोड रे सॉरी जब उस डिस्चार्ज ट्यूब में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, तो जब हाइड्रोजन गैस लिया गया, लाइटेस्ट एलिमेंट है ना, तो उस समय जो Q बाई एम आया वो सबसे ज्यादा आया। E बाई एम रेशियो वॉज हाइएस्ट व्हेन दे टुक लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन गैस लिया तो जो E बाई एम आया वो सबसे ज्यादा आया। ऑब्वियसली क्यों, मास उसका सबसे कम है तो उसका Q बाई एम सबसे ज्यादा आया, विच शोज दैट positive particles obtained from hydrogen is lightest and this particle is named as proton, है ना। अच्छा, एक चीज और देखा गया कि जो हाइड्रोजन गैस लेने पे जो पार्टिकल आया, उस पार्टिकल का जो E बाई एम आया, बाकी एलिमेंट्स के जो E बाई एम आया वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट हो रहा था, उसके कुछ मल्टीपल्स वगैरह में आ रहा था। बाकी एलिमेंट्स के लिए जो E बाई एम आया उसके कहीं ना कहीं कुछ मल्टीपल्स वगैरह में आ रहा था, जिससे क्या पता चल गया कि हाइड्रोजन से आने वाला, हाइड्रोजन गैस लेने पे जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है वो बेसिक आयन है, वो फंडामेंटल आयन है, जो हर एक एलिमेंट में, फंडामेंटल आयन मतलब क्या, फंडामेंटल पार्टिकल है जो हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसको बोला गया क्या, प्रोटॉन। तो आपसे पूछा जाए एनोड रे कंस्टिट्यूट ऑफ प्रोटॉन, क्या ये सही है हमेशा, नहीं। एनोड रे कंस्टिट्यूट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस। हाइड्रोजन लोगे डिस्चार्ज ट्यूब में तब आपको प्रोटॉन मिलेगा, और प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, प्रोटॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल। इसका चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, इसका मास 1.67 10 पावर माइनस 27 kg, एंड इट इज 1837 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से लगभग लगभग 1837 टाइम्स भारी था ये। ठीक है, समझ आ गई क्या बात, कोई कंफ्यूजन। Q बाई एम, इसका चार्ज पता है, मास पता है, तो इसका Q बाई एम भी पता है, 9.58 इन 10 पावर 7 कूलम पर kg। ठीक है, अब इसको लिख लो आप।
ठीक है, अब बात करते हैं अपन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, है ना, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था किसने? जेम्स चैडविक में इन 1932। 1932 में जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। आप देख रहे हो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिस्कवरी के काफी बाद हुई थी। क्यों इतना टाइम लग गया न्यूट्रॉन के डिस्कवरी में? क्यों भाई? एटम पहले तो न्यूट्रल था और सबसे छोटा पार्टिकल था, बहुत सालों तक ये मानते रहे। एक्सीडेंटली कैथोड रे डिस्कवर हो गए। जब कैथोड रे डिस्कवर्ड हो गए, जब पता चल गया कि कुछ नेगेटिव प्रेजेंट है, तो ये एक अंदाजा लग गया कि कुछ पॉजिटिव भी प्रेजेंट होगा। तो भाई एक मोटो था ढूंढने का, भाई कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी होगा, तो एक मोटिव था, तो प्रोटॉन ढूंढ लिया गया। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज भी मिल गया और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी मिल गया, मतलब अब क्या हो गया? मोटिव खत्म, एटम न्यूट्रल साबित हो गया, है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी मिल गया, नेगेटिवली चार्ज, तो अब कोई मोटिव नहीं था कुछ और ढूंढने के लिए, है ना। इसलिए न्यूट्रॉन के को ढूंढने में इतना टाइम लग गया, डिस्कवर होने में इतना टाइम लग गया। तो न्यूट्रॉन अगेन एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। उस टाइम तक न्यूक्लियर रिएक्शंस कराने शुरू हो गए थे। 1932 में न्यूक्लियर रिएक्शंस कराने शुरू हो गए थे, है ना। तो 1932 में जेम्स चैडविक जो थे वो न्यूक्लियर रिएक्शन करा रहे थे, बेरिलियम के थिन शीट पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कर रहे थे। बेरिलियम की एक शीट ली थी, उसमें अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? He2+, है ना, यानी हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, हीलियम के दोनों न्यूट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, तो क्या बचा? हीलियम का न्यूक्लियस बच गया। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे थे कि बेरिलियम की शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करा रहे थे, है ना। अल्फा पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये नीचे वाला सिंबल क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, और ये मास बताता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, है ना। तो हीलियम का बम्बार्डमेंट करा रहे थे, हीलियम न्यूक्लियस का बम्बार्डमेंट करा रहे थे, जिसको हम क्या बोल रहे थे? अल्फा पार्टिकल। उन्होंने देखा कि जब इसका इस पे बम्बार्डमेंट कराया तो बेरिलियम जो था इट गेट कन्वर्टेड टू कार्बन। बेरिलियम कार्बन में कन्वर्ट हो गया। एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड, एटम कैन बी क्रिएटेड, है ना। तो 4 और 2 6 हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए, और ये 9 और ये 4 कितने हो गए? 13। यहां जो बना दैट वाज कार्बन 12 आइसोटोप। तो भाई चार्ज तो ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन मास क्या हो रहा था? गड़बड़ हो रहा है, मास यहां पे कंजर्व नहीं हो रहा है, यानी कुछ तो और बना होगा। भाई चार्ज तो दिख रहा है कंजर्व्ड, पर इस रिएक्शन के हिसाब से मास कंजर्व्ड नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ तो और बना होगा जिसमें कुछ मास होगा लेकिन उस पर चार्ज नहीं होगा। कोई ऐसी चीज बनी होगी जिसमें चार्ज तो नहीं होगा कुछ भी, लेकिन उसमें मास होगा, है ना। तो क्योंकि चार्ज नहीं है उसको क्या बोला? न्यूट्रॉन, न्यूट्रल पार्टिकल। एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसमें कुछ मास है ना, तो इसको क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 1932 में जेम्स चैडविक जब लैब में न्यूक्लियर रिएक्शंस करा रहे थे, ही फाउंड न्यूट्रॉन, है ना। इस न्यूट्रल पार्टिकल को उन्होंने क्या बोला? न्यूट्रॉन, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। ही फाउंड अ न्यू पार्टिकल व्हिच वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बट स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन एंड वाज एमिटेड। ही नेम्ड दिस पार्टिकल एज न्यूट्रॉन, ठीक है। दिस इज हाउ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड मेनी इयर्स आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स लैब के अंदर, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कम से कम ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई लिखा होता है बहुत बार ई पे -1, है ना। प्रोटॉन क्या होता है? पी, है ना, या फिर ऐसे लिखा होता है, और न्यूट्रॉन यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। नीचे जो है उसको क्या बोलते हैं? चार्ज, और ऊपर जो डिनोट होता है वो क्या होता है? मास। यानी ये बता रहा है कि इस पे -1 चार्ज है, इस पे 1+1 चार्ज है, इस पे 0 चार्ज है। इसका मास ऑलमोस्ट 0 है, 0 नहीं होता है, टेंडिंग टू 0, मतलब एक्चुअली ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में इसका मास बहुत कम होता है ना। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इज अ मासलेस पार्टिकल, मास तो है, कोई मैटर है, इट हैज सम मास, पर नियरली 0। जब आप कैलकुलेशंस करते हो एटम के मासेस का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को आप नेग्लिजिबल मानते हो, ठीक है। इसका मास और इसका मास लगभग बराबर। इस पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नो चार्ज, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज, इस पे चार्ज कितना होता है? हाँ, मास था वो, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन? 1.6 × 10⁻⁹
कूलाम, है ना। तो यहाँ पे तो लिखा है चार्ज -1, अब बोलो चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, ये क्या चक्कर है? माइनस में बताया तो नेगेटिव है और वो चार्ज की वैल्यू है। भाई आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तुरंत बोलते हो ना -1, बोलते हो ना। अभी बोल रहे हो 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। हाँ, कितना चार्ज, और जब मैं पूछती हूँ कितना चार्ज है तो क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, तुरंत आंसर क्या आता है? -1 आता है ना आंसर। प्रोटॉन पे कितना चार्ज, तुरंत बोलते हो +1। फिर गलत नहीं बोलते, सही बोलते हैं, पर मतलब नहीं पता है कि कब क्या बोलना है ना, वो क्या इंडिकेट करता है। देखो चार्ज क्या होता है, छोटे छोटे बंडल्स में ट्रैवल करता है, छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रैवल करता है। तो चार्ज का जो सबसे छोटा वाला पैकेट है, चार्ज का जो सबसे छोटा वाला पैकेट है, उसमें कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है? कूलम, है ना। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, पैकेट्स में ट्रैवल करता है। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी जब ट्रांसफर होगा तो कम से कम एक पैकेट ट्रांसफर होगा। तो वो एक पैकेट जो चार्ज है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो चार्ज या तो 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम ट्रैवल होगा, है ना, पास होगा, या तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके, है ना। इसके होल नंबर मल्टीपल्स में ही। तो सबसे छोटा पैकेट जो है वो कितना है? 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। इसको 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो इस पे एक पैकेट चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे एक पैकेट नेगेटिव चार्ज होता है। उस पैकेट का कितना अमाउंट है? भाई आपसे बोले एक बॉटल पानी ले आओ, तो एक बॉटल पानी लाओ तो डिपेंड करेगा ना कि हमारे पास बॉटल्स कितने ml की हैं, आधा लीटर वाले हैं कि 250 ml वाले हैं या 1 लीटर वाले हैं। समझ में आई बात? तो एक बॉटल पानी लाने को कह रही हूं, मेरे पास 1 लीटर है, जनरली बॉटल मतलब 1 लीटर ही मानते हैं। तो एक बॉटल पानी लाने को कह रही हूं, तो मैंने बोला एक बॉटल पानी लाओ, मतलब एक्चुअली कितना? 1000 ml पानी लाना है। तो एक बॉटल की क्वांटिटी कितनी है? 1000 ml। समझ में आई बात? तो एक -1 चार्ज मतलब एक यूनिट चार्ज वो कितना है? 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। समझ आ गई बात? नेगेटिवली चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। और चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या है? ईएसयू, दैट इज 4.8 इंटू 10 पावर -10 ईएसयू। ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव। जितना एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है। मासेस पता है क्या? इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg, that is power -28 grams, है ना। इट इज 1/1837 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटॉन पे चार्ज मास, प्रोटॉन का मास 1.6725 इंटू 10 पावर -24 ग्राम या 10 पावर -27 kg। और न्यूट्रॉन का मास देखो 1.6750, ये 1.6725 है, 1.6750 ऑलमोस्ट बराबर ही है। हम इन जनरल क्या यूज करते हैं? 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम्स या 10 पावर -27 kg। ठीक है। तो आप देख रहे हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर है ना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है ई गोल्डस्टीन को, है ना, ये जाता है क्रेडिट। रदरफोर्ड को डिस्कवरी का क्रेडिट कहता है, न्यूक्लियस के डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन ने। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में आपके पास ई गोल्डस्टीन का ऑप्शन नहीं हो, तो रदरफोर्ड पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था उस टाइम पे न्यूट्रॉन था ही नहीं। तो न्यूक्लियस मतलब एक्चुअली प्रोटॉन उस टाइम पर। आज के डेट में न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ई गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है। और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने, है ना। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो उनकी डिस्कवरी हमने देखा, उनकी प्रॉपर्टीज देखी। दीज वेर ऑल वी डिड इन द टुडेज क्लास। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की बात करेंगे। पहले तो थोड़ा चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको क्वेश्चंस करने में बहुत काम आएगा। ठीक है। एंड देन विल सी द एटॉमिक मॉडल्स। एक एक करके एटॉमिक मॉडल स्टार्ट होगा। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।